हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MV's कोड गाइड। हम सीख रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन और टोटल 14 डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, जिसमें से हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स कवर कर चुके हैं और बाइट्स एरे भी कवर कर चुके हैं। इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल str जो है ये सब आते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स में। बाइट्स और बाइट्स एरे आते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज डेटा टाइप के ऊपर। रेंज डेटा टाइप के बारे में हम सीखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। मोस्टली ये लूप्स में यूज होता है, इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस का लिंक चेक कर सकते हैं। ऑल द वीडियोस आर वेरी यूजफुल फॉर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पाइथन, सो प्लीज चेक आउट। रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें स्टोर करने हैं तो हम रेंज डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये भी एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। अभी तक हम दो सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, बाइट्स और बाइट एरे। दोनों के दोनों सीक्वेंशियल डेटा टाइप है क्योंकि उसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही स्टोर होते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के लिए थोड़ा सा मैं एक आइडिया देना चाहूंगी कि जब हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स की बात करते हैं, जिसमें अगर हम स्ट्रिंग इंक्लूड कर दें तो बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसमें सिर्फ सिंगल सिंगल वैल्यूज ही स्टोर कर पा रहे थे हम। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल था, आई वेरिएबल, जिसमें मैं 10 स्टोर करना चाहती हूँ तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था जिसमें 10 स्टोर हो जाता था। वैसे ही अगर मैं बुलियन डेटा की बात करूं, सपोज मेरे पास बी वेरिएबल है जिसमें मैं ट्रू स्टोर करना चाहती हूँ तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा। ये हो गई सिंगल वैल्यूज की बात। सिंगल सिंगल डेटा जो है स्टोर करना हो तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता था। स्ट्रिंग को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स सिर्फ सिंगल वैल्यूज ही इंक्लूड करते हैं। बट सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं स्टोर करना चाहती हूँ 10, 20, 30 एंड 40, यानी ये चारों के चारों नंबर्स में एक साथ ही स्टोर करना चाहती हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहती हूँ। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बाइट्स का। तो बाइट्स की यूज करके मैं इस तरीके का कुछ सिंटेक्स लिख के मैं बाइट्स डेटा टाइप का यूज करती हूँ और एक ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है मैं वो स्टोर कर पाती हूँ। बाइट्स के लिए मैंने एक और चीज सीखी थी कि बाइट्स में एक रेंज ही होती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी बाइट्स में सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं और नंबर्स में सिर्फ 0 से लेकर 256 तक ही नंबर आप स्टोर कर सकते हो बाइट्स में। उसके बाहर की रेंज अलाउड नहीं होती है। साथ ही साथ हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, तो स्ट्रिंग में होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर स्टोर करना है या ढेर सारे कैरेक्टर स्टोर करने हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। अगर मुझे मिक्सचर ऑफ डेटा स्टोर करना है, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी कैरेक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। तो इफ आई वांट टू स्टोर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, मिक्सचर ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, देन आई कैन गो फॉर लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट एंड डिक्ट। ये सब भी जो है ये भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप के अंदर ही कवर होते हैं। ये डेटा टाइप्स अभी हमने हमारी वीडियो सीरीज में डिस्कस नहीं किए हैं, ये फर्दर अब डिस्कस होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंज डेटा टाइप, जो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही है। अभी तक हमने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में दो डेटा टाइप्स पढ़े, बाइट्स और बाइट एरे। बट इनमें क्या एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे सिर्फ 0 से लेकर 256 तक ही स्टोर हो पाते हैं। रेंज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी चाहिए रेंज आप सेट खुद कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर स्टोर करने हैं। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है रेंज का कि रेंज जो है वो इम्यूटेबल होता है। रेंज में जो भी आप एक बार डेटा डाल दो, दैट इज नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई दैट। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं रेंज के। चलिए देखते हैं रेंज को लिखने का सिंटेक्स क्या है। तो रेंज डेटा टाइप को बनाने के लिए भी हम डायरेक्ट ही रेंज डेटा टाइप नहीं बना पाते हैं, हमें टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज करना पड़ता है। उस टाइप कास्टिंग फंक्शन का नाम भी रेंज ही है। अभी तक हमने जितने भी टाइप कास्टिंग फंक्शंस पढ़े हैं वो सब उन डेटा टाइप्स के नाम के ऊपर ही हैं। जैसे इंट के लिए जो टाइप कास्टिंग फंक्शन है वो भी इंट फंक्शन है।
अगर फ्लोट के टाइप कास्टिंग फंक्शन की बात करें तो वो फ्लोट फंक्शन है, वैसे ही अगर मुझे रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए भी टाइप फंक्शन जो होता है वो रेंज फंक्शन होता है। तो जो रेंज को लिखने के लिए सिंटेक्स होते हैं वो तीन होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होती है कुछ इस तरीके की जिसमें मेरे पास होता है रेंज। फॉर एग्जांपल मैं रेंज में 10 स्टोर कर रही हूँ। अगर मैं रेंज फंक्शन में आर्ग्यूमेंट डालती हूँ 10, देन इट इज गोइंग टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस फंक्शन में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो कंसीडर किया जाता है कि ये आर्ग्यूमेंट है स्टॉप आर्ग्यूमेंट। स्टॉप आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब है कि कहाँ तक मुझे चलानी है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर, या कहाँ तक नंबर जनरेट करने हैं। तो जब भी मैं रेंज में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट डालूंगी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज स्टॉप आर्ग्यूमेंट। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जनरेट होगी, 0 से 9। मतलब स्टॉप तो मुझे पता लग गया कि रुकना कहाँ है, वो हो गया 10। तो 10 से हमेशा एक पहले तक ही रुकेगा। बट शुरू कहाँ से होगा, शुरू होगा 0 से। तो 0 विल बी माई बिगिनिंग। 0 से शुरू होके 9 तक ये चलेगा। 9 तक क्यों चल रहा है, जब भी रेंज फंक्शन में अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं एज स्टॉप आर्ग्यूमेंट, हमेशा स्पेशली याद कीजिएगा सिर्फ स्टॉप के लिए रेस्ट्रिक्शन है। जो भी स्टॉप वैल्यू होगी उससे एक कम तक ही नंबर्स जनरेट होते हैं। आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हमेशा स्टॉप जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम तक ही नंबर जनरेट होते हैं। मैं आपको प्रोग्रामेटिकली इसको रन करके बताती हूँ और टाइप भी चेक करेंगे हम। चलिए देखते हैं। मैं एक आर वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं रेंज फंक्शन यूज करके 10 इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। तो ये बन गया मेरा आर ऑब्जेक्ट। अब चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैं टाइप फंक्शन यूज करूंगी आर का टाइप चेक करने के लिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि अब ये रेंज टाइप का हो गया। और रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने किस फंक्शन का यूज किया, रेंज फंक्शन का यूज किया। उसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया 10। ये मुझे बता रहा है कि मुझे 10 नंबर्स जनरेट करने हैं टोटल। अगर हम आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो मुझे 10 नंबर्स जनरेट करने हैं टोटल में, जिनको शुरू करना है फ्रॉम 0, क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट ही बिगनिंग माना जाएगा। अगर आप खुद नहीं बता रहे हैं कि क्या बिगनिंग है तो 0 बाय डिफॉल्ट बिगनिंग माना जाएगा। और 10 है यानी 9 तक मेरे पास नंबर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अब आर ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब मुझे इनका इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं उसे एक्सेस करने के लिए मैं एक लूप यूज करूंगी। फॉर आई इन आर, ये लूप को लिखने का सिंटेक्स है, और मैं प्रिंट करवा दूंगी आई। तो ऐसे सारे के सारे इसके अंदर वैल्यूज जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। आप देखिए 0 से लेकर 9 तक टोटल मेरे पास नंबर्स जनरेट हो रहे हैं इस आर ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मुझे चेक करना है कि लेंथ ऑफ आर क्या है तो मुझे मिल जाएगा 10, क्योंकि टोटल कितने नंबर्स जनरेट हुए, 10 नंबर्स जनरेट हुए हैं फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 0 to 9। आप देख सकते हैं प्रोग्रामेटिकली भी मैंने प्रूव कर दिया है। चलते हैं फॉर्म नंबर 2 की तरफ। फॉर्म नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। अगर मैं रेंज में दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ 10 और 20, तो इट इज गोइंग टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 10 to 19। आप ध्यान रखिए इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है अब इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज बिगिनिंग, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉप आर्ग्यूमेंट। आप देखिए अगर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दे रही थी तो दैट वाज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज स्टॉप आर्ग्यूमेंट, उसको स्टॉप समझा जा रहा था और बिगिनिंग को एज्यूम किया जा रहा था 0। अगर मैं बिगिनिंग और स्टॉप वैल्यू दोनों ही देना चाहूँ तो बिगिनिंग क्या कंसीडर हो रही है, 10 कंसीडर हो रही है, क्योंकि मैंने खुद स्पेसिफाई कर दिया भाई मुझे 10 से लेकर 20 तक की रेंज के नंबर्स चाहिए। तो स्टॉप आर्ग्यूमेंट में जब मैं 20 डाल रही हूँ तो हमेशा जो मेरे नंबर्स जनरेट होंगे वो 10 से लेकर 19 तक जनरेट होंगे, ना कि 20 तक होंगे। 10 से लेकर होंगे होंगे कितने, 19 तक। प्रोग्रामेटिकली इसको करके देखते हैं। सपोज आर में मैंने रेंज डाल दी 10 से लेकर 20। ठीक है, आर बन गया मेरा रेंज ऑब्जेक्ट। अब इसका आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, ये रेंज ऑब्जेक्ट है। इसको मैं एक्सेस करूंगी फॉर लूप के थ्रू, और ये मैं कुछ इस तरीके से सिंटेक्स लिख रही हूँ। फॉर आई इन आर प्रिंट आई,
तो मेरे पास नंबर्स जनरेट होंगे कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने ये प्रिंट किया आई, तो आपके पास ये सारे नंबर्स आप देख पा रहे हैं। बट हो क्या रहा है, फॉर आई इन आर प्रिंट हो रहा है आई, यानी आर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो एक एक करके प्रिंट हो रहे हैं। हो कैसे रहे हैं, पहले प्रिंट हो रहा है नंबर, देन जो मेरा कर्सर है वो जा रहा है नेक्स्ट लाइन पे, और फिर हो रहा है प्रिंट नंबर, फिर मेरा कर्सर जा रहा है नेक्स्ट लाइन पे। ये किसी रेंज फंक्शन या फॉर लूप की वजह से नहीं हो रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। ये जो प्रिंट फंक्शन लिखा है मैंने, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है एंड एट्रीब्यूट की। इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि जैसे ही ये प्रिंट करेगा आई, उसके बाद एक न्यू स्पेस कैरेक्टर ऐड हो जाता है, यानी कर्सर जो है खुद ब खुद ही नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और फिर वैल्यू प्रिंट होती है। ये इंटरनल मैकेनिज्म है। प्रिंट जब भी आप स्टेटमेंट यूज करोगे, प्रिंट फंक्शन यूज करोगे, तो जैसे ही वो अपना डेटा प्रिंट कर लेगा तो कर्सर चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे। अगर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ना जाए बल्कि वहीं पे रहे, या कुछ नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर की जगह कुछ और कैरेक्टर ऐड करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। उसका आप सिंटेक्स देख लीजिए। फॉर आई इन आर तो सेम रहेगा लूप, बट प्रिंट स्टेटमेंट में मैं चेंज लाना चाहूंगी। आई के साथ मैं यूज कर रही हूँ एंड एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट में दे रही हूँ स्पेस। तो आपको याद रखना है एंड एट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से एक बार डेटा प्रिंट होके न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इस एंड की वैल्यू इंटरनली होती है \n। अब मैं वो वैल्यू चेंज करके एक स्पेस कैरेक्टर दे रही हूँ, तो आप आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या आएगा, सेम आउटपुट है बट नए लाइन में, न्यू लाइन में जाने के बजाय यहाँ पे एक एक स्पेस ऐड होके ही सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब इसका यूज आप तब समझ पाएंगे जब आप पैटर्न्स बनाएंगे यूजिंग रेंज फंक्शन एंड यूजिंग लूप्स। रेंज फंक्शन और लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा यूज हुआ है पैटर्न्स को प्रिंट करने में। मैंने पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई है पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए, जिसमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट और रेंज का कॉन्सेप्ट और प्रिंट के ये एंड एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो मैं ये जब रेंज के लिए पूरी की पूरी वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अब अगर आप जब भी पैटर्न सीरीज फॉलो करें तो आप सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट समझ पाए और रिलेट कर पाए। तो फिलहाल बात हो गई फॉर्म नंबर 2 की, जिसमें मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। फॉर्म नंबर 1 में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया था जो स्टॉप समझा जा रहा था। जब मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करती हूँ तो पहला वाला बिगिनिंग समझा जाता है और दूसरा वाला स्टॉप समझा जाता है। स्टॉप की कहानी फिर भी सेम रह रही है कि जो भी स्टॉप में वैल्यू होगी उससे एक कम तक ही नंबर जनरेट होंगे। तो चलते हैं फॉर्म नंबर 3 की तरफ। फॉर्म 3 में हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आ गए, 10, 20 और 2। यहाँ पे 2 मीन्स इंक्रीमेंट वैल्यू। आप समझिए, अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स में ले रही हूँ रेंज फंक्शन के अंदर, तो पहला हो गया बिगिनिंग, दूसरा हो गया स्टॉप और तीसरा हो गया स्टेप वैल्यू। अब ये नया एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया स्टेप का, कि जब मैं ये वैल्यू नहीं दे रही थी, थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही थी, सिर्फ 10 और 20 लिख रही थी, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही थी, क्या क्या सीरीज बन रही थी, 10, 11, 12, 13, 14, यानी एक 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 करके आगे होता जा रहा था और सीक्वेंस बनती जा रही थी। 10 + 1 हो गया 11, 10 + 2 हो गया 12, और ऐसे ही करते करते 19 तक मेरे पास रेंज आ रही थी। अब वो क्या हो रहा था, एक्चुअली इंटरनली ना स्टेप की वैल्यू होती है 1। मैं चाहूं तो मैं स्टेप की वैल्यू चेंज करके अगर 2 कर देती हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 2, यानी 10 + 2 हो जाएगा 12, 12 + 2 हो जाएगा 14, यानी ऐसे करते करते 2 बारी जंप लेगा या 2 बारी इंक्रीमेंट लेगा, और सीक्वेंस जो है वो बनेगी 2 के जंप पे, यानी स्टेप करेगा बाय 2। एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सपोज मैं यही वाली एग्जांपल यूज कर रही हूँ और आर में स्टोर कर रही हूँ मेरा रेंज। आप चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ आर रेंज है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं,
तो सपोज मैं प्रिंट कर रही हूँ आई और एंड एट्रीब्यूट मैं खाली छोड़ रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रही हूँ, तो विदाउट स्पेस ये प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो मुझे ये कैरेक्टर समझ नहीं आ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं स्पेस कैरेक्टर ही दूंगी, खाली नहीं छोड़ूंगी, एंड में एक स्पेस दे दूंगी ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से आउटपुट समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं 10, 12, 14, 16, 18 प्रिंट हो रहा है। पहले जब मैंने सेम रेंज दी थी 10 से लेकर 20 तक, यानी बिगिनिंग इज 10 एंड स्टॉप वैल्यू इज 20, तो मेरे पास प्रिंट हो रहा था 10 से लेकर 19 तक सारे के सारे नंबर्स मेरे पास प्रिंट हो रहे थे। बट अब मैंने जैसे ही स्टेप वैल्यू 2 कर दी है तो 2 का जंप बज रहा है। 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 बन जाता है 20। तो 20 मेरी रेंज के आउट हो जाता है क्योंकि मुझे सिर्फ 19 तक ही अलाउड है प्रिंट करना नंबर, एक्चुअली प्रिंट करना नहीं, 20 तक ही अलाउड है इस में स्टोर करना नंबर। तो 18 तक ही स्टॉप कर जाएगा क्योंकि स्टेप वैल्यू जो है वो मेरी 2 है, और 2 प्लस करके मैं रेंज से बाहर चली जाऊंगी अगर मैं 18 को प्लस करती हूँ 2 से। तो मेरे पास टोटल जो रेंज आ जाएगी उसमें हो जाएंगे 5 एलिमेंट्स, और 10, 12, 14, 16, 18 आ जाएगा मेरा आउटपुट। तो फाइनली मेरा सिंटेक्स रेंज के लिए कुछ इस तरीके का बन जाता है। रेंज का जो प्रॉपर सिंटेक्स होता है वो होता है रेंज फंक्शन के थ्रू। रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, बिगनिंग, एंड और स्टेप। अगर मैं बिगनिंग ना प्रोवाइड करना चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट बिगनिंग की वैल्यू होती है 0। आप हमेशा याद रखिएगा बिगनिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0। अगर मैं कुछ ना स्पेसिफाई करूं तो 0 एज्यूम किया जाता है, और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो फिर वहीं से बिगिनिंग हो जाती है मेरी सीक्वेंस की। स्टेप की वैल्यू होती ही 1 है बाय डिफॉल्ट, और अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई ना करूं तो स्टेप को 1 ही कंसीडर किया जाता है। आपके पास ये चॉइस होती है कि आप बिगिनिंग वैल्यू अगर ना दें तो भी चल जाएगा प्रोग्राम, अगर स्टेप वैल्यू ना दें तो भी चल जाएगा, बट एंड वैल्यू देनी जरूरी होती है, इसीलिए बन जाती है मेरी फॉर्म नंबर 1, जिसमें अगर मैं सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रही थी तो उसको एज्यूम किया जा रहा था एंड वैल्यू यानी स्टॉप वैल्यू, क्योंकि बाकी दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स की एक ना एक डिफॉल्ट वैल्यू है तो उसे एज्यूम किया जाता है डिफॉल्ट वैल्यूज पे, और एंड की वैल्यू कंसीडर की जाती है जो आप देंगे वही। ठीक है, जो हमारे पास एंड में नंबर्स जनरेट होते हैं वो हमेशा होते हैं एंड -1 तक। हमेशा जो भी रेंज के अंदर आप एंड वैल्यू दोगे उससे एंड -1 तक ही मेरी रेंज जनरेट होती है, यानी जो रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट होंगे वो हमेशा होंगे बिगिनिंग टू एंड -1। अगर बिगिनिंग आप खुद स्पेसिफाई कर रहे हो तो उस बिगिनिंग से लेकर एंड -1 तक रिजल्ट आता है, अगर बिगनिंग आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो 0 से लेकर एंड -1 तक मेरा फाइनल रिजल्ट बनता है। लेट अस सी हाउ टू एक्सेस वैल्यूज इन रेंज ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हो गया लूप्स के थ्रू जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लूप्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यूज को ऑब्जेक्ट रेंज ऑब्जेक्ट में। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंडेक्स के थ्रू कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो हम इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। अगर मैं रेंज ऑब्जेक्ट ले रही हूँ रेंज फंक्शन के थ्रू, आर ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया रेंज टाइप का, तो अगर मैं 0th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 0। अगर मैं -1 इंडेक्स पे एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी यानी 9। मतलब कि इसमें भी हमारे पास पाइथन में एक्चुअली सारे के सारे इंडेक्स पॉसिबल होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंडेक्स पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव इंडेक्स से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ और नेगेटिव इंडेक्स से मैं लास्ट एलिमेंट को फॉलो कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ। लास्ट एलिमेंट है मेरे पास 9। तो सपोज अगर मैं R30 करती हूँ दैट इज नॉट इन माई इंडेक्स, तो मुझे एरर शो कर देंगे, इंडेक्स एरर शो होगा, रेंज ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। 30 इंडेक्स नहीं है क्योंकि टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो होगा 9 क्योंकि इंडेक्स शुरू होते हैं 0 से। पॉजिटिव की बात करें तो 0 से इंडेक्स शुरू होते हैं और जाएगा 9 तक, क्योंकि लेंथ है मेरे इस रेंज ऑब्जेक्ट की 10, तो 9 तक लास्ट इंडेक्स होगा, 30th इंडेक्स आउट ऑफ रेंज शो होगा।
अब चेक करते हैं कि इंडेक्स के साथ साथ स्लाइसिंग पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बाइट्स में तो स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं हो पाई थी। चेक करते हैं इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल है कि नहीं। ट्राई करती हूँ, 0 से छोटा सा ही स्लाइस लेती हूँ, 0 से 3 यूज करती हूँ। स्लाइस ऑपरेटर के लिए मुझे कॉलन लिखना पड़ता है, तो मैं देख पा रही हूँ कि स्लाइसिंग तो पॉसिबल हो पा रही है। चलिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करती हूँ। एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, R1 R1 वेरिएबल में ले लेती हूँ और इसमें ये स्लाइस स्टोर करती हूँ 0 से 3 तक की रेंज का, और इसे एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ कि प्रॉपरली एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी स्लाइस्ड रेंज होने वाली है। स्लाइसिंग ऑपरेटर के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। और अब मैं अगर इस नए रेंज को एक्सेस करूँ फॉर लूप के थ्रू, तो देखती हूँ क्या एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। वही मैं एंड एट्रीब्यूट का यूज कर रही हूँ और एक स्पेस दे रही हूँ ताकि एक ही लाइन में सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो मैं देख रही हूँ 0 1 2 मेरे पास प्रिंट हो रहा है, यानी 3 एलिमेंट्स मेरे प्रिंट हो रहे हैं। रेंज मेरी क्या है, 0 से लेकर 3 तक। ये क्या है, ये मैंने स्लाइसिंग का यूज किया और एक नया रेंज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है स्लाइसिंग यूज करके। तो इस नए स्लाइस की वजह से इस नए रेंज ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, 0 1 और 2। 3 क्यों नहीं होंगी, क्योंकि 3 हो गया मेरा एंड, और एंड -1 तक नंबर्स जनरेट होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एंड वैल्यू हमेशा एंड -1 ही कंसीडर की जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास इम्यूटेबिलिटी। रेंज इज इम्यूटेबल, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ रेंज डेटा टाइप। अगर हम ट्राई करेंगे तो एरर शो होगा। देखते हैं ट्राई करके कि मॉडिफाई कर पाते हैं कि नहीं। ये मैं एक रेंज ले रही हूँ 10 से 20 तक, और मेरे पास मैंने इंडेक्स को एक्सेस करके देखा कि सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 12 है। ठीक है, तो अगर मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, सेकंड इंडेक्स पे कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करती हूँ, सपोज 500 वैल्यू डाल रही हूँ, तो मुझे एरर शो हो रहा है, टाइप एरर, यानी रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब मुझे अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं, क्योंकि रेंज इम्यूटेबल है। अगर मैं एक बार रेंज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुकी हूँ तो फर्दर मैं उसमें चेंज नहीं ला सकती। अगर आपको इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप इम्यूटेबिलिटी वाली मेरी वीडियो प्लीज चेक कीजिएगा। If you think you have successfully learned the concept, please pause the video and try to answer these questions. आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये खुद सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं तो आई रिकमेंड आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद रन करके इनका आंसर देखिएगा। आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, कुछ नया ज़रूर सीखेंगे अगर ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व करते हैं या रन करके देखते हैं। और अगर आप बहुत ही लेज़ी हैं और लैपटॉप खोल के ये सब सॉल्व नहीं करना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल्स पर, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी ऐप्स होती हैं वैसे तो कोई भी कोड को रन करने के लिए। मैं यूज करती हूँ डीकोडर ऐप, एंड्रॉयड में मिल जाएगी आपको इजीली। आप प्ले स्टोर में चेक कीजिएगा डीकोडर ऐप। तो डीकोडर ऐप यूज करके आप कोई भी लैंग्वेज का कोड रन करके कंपाइल करके देख सकते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। बहुत इजीली यूज करने में भी बहुत फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। तो अगर आप लैपटॉप नहीं खोलना चाहते तो आप मोबाइल में भी वो ऐप यूज करके ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ज़रूर कर पाए होंगे। चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। प्लीज बी सिंसियर एंड देन चेक द सोल्यूशन। आपकी स्क्रीन पे ये सोल्यूशन है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उन पे ये सोल्यूशन है उसका। मैंने रन करके स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है। सब बहुत इजी थे, बट इसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके पढ़ाया था। बट यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेंज के ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर गलत रेंज भी डाल रही हूँ, यानी 10 से 5 डाल रही हूँ,
तो मेरा एरर ना शो करके सीधे ज़ीरो शो हो रहा है, मतलब कुछ रेंज बन ही नहीं पा रही है, लेंथ उसकी ज़ीरो है बट एरर नहीं मुझे शो हो रहा है। और जहाँ पे कुछ सही रेंज अगर मैं डाल रही हूँ तो वहाँ मुझे लेंथ शो हो भी रही है, और इसी तरीके से मुझे कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा विद फुल सिंसियरिटी। मैं पढ़ा रही हूँ विद फुल सिंसियरिटी, मैं चाहती हूँ कि आप भी लर्न कीजिए। If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.